जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल गांधी हर जगह इस यात्रा को नफरत मिटाने वाली यात्रा बता रहे हैं, लेकिन क्या राहुल सच में नफरत मिटाने का काम कर रहे हैं या फिर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? राहुल की यात्रा का आज यूपी में तीसरा और आखिरी दिन है। क्या सबसे बड़े प्रदेश में राहुल गांधी ने 3 दिन में ही नफरत मिटा दी? राहुल पश्चिमी यूपी में गए। अपनी यात्रा में राहुल ने किसान, रोजगार, बेरोजगार की बात करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी कैराना भी गए, लेकिन पलायन पीड़ितों से एक बार भी मुलाकात उन्होंने नहीं की। क्या राहुल गांधी को कैराना के उन हिंदू परिवारों का दर्द नहीं दिखा जो अत्याचार और उत्पीड़न की वजह से एक समय में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए? अब राहुल कैसी नफरत मिटा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही बेहतर तरीके से जान सकते हैं। यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। राहुल गांधी को आपने सुना। राहुल के यूपी दौरे को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है, तुष्टीकरण पर सवाल उठाए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक के बाद एक लगातार 2 ट्वीट किए। पहले कैराना के पलायन का मुद्दा उठाया और लिखा कि राहुल गांधी जी, आज आप कैराना जा रहे हैं। सपा सरकार में यहां के व्यापारियों को कश्मीर की तरह पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा और भाजपा सरकार में सम्मान से वापसी हुई। यदि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे तो पीड़ितों से मिलेंगे। प्रेम पुजारी जी, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। आपकी कथनी करनी का सच देश को पता चलेगा। यह यूपी के डिप्टी सीएम का ट्वीट है। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने अगले ट्वीट में लिखा कि श्री राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस सरकारों के समय किए महापापों के लिए, जैसे चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता, भारतीय भूभाग गंवाने, धारा 370 लगने, सिखों का नरसंहार करने, आपातकाल और संघ पर प्रतिबंध आदि के लिए माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। यह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट बेहद हमलावर अंदाज में अपने ट्वीट में दिया। तमिलनाडु से यूपी तक राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हमने आपको पहले भी बताया था कि उनकी यात्रा में कैसे कैसे विवादित लोग शामिल हुए। राहुल गांधी को उन सब का साथ चाहिए, लेकिन राहुल उन लोगों से मिलने नहीं गए जो वास्तव में पीड़ित थे, जिन्हें वास्तव में मोहब्बत की जरूरत थी। केरल में 2 स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक के उद्घाटन समारोह में राहुल गांधी नहीं थे। महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों से भी उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन उनसे मिलने की भी जरूरत महाराष्ट्र में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को नहीं महसूस हुई। राजस्थान भी राहुल गांधी गए। राजस्थान में पानी विवाद में मारे गए दलित युवक के परिवार से नहीं मिले, जबकि मोहब्बत की जरूरत उस दलित परिवार को भी थी। दिल्ली में श्रद्धा वॉकर के पिता विकास मदन वॉकर से भी राहुल गांधी नहीं मिले, जबकि उन्हें मिलना चाहिए था, जबकि उस समय श्रद्धा के पिता दिल्ली में ही। यूपी में कैराना में पलायन पीड़ितों से भी मुलाकात नहीं की है राहुल गांधी ने। आज कैराना पहुंचे हैं, वहां पर 5 से 6 घंटे का समय भी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसके बावजूद 5 मिनट का भी समय नहीं मिला कि उन पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने की। राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर से सेना पर उन्होंने सवाल उठा दिया। एक बार फिर से राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना के नाम पर सेना का अपमान किया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो। ऐसे करते हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। तो आपने राहुल गांधी को सुना। राष्ट्रवाद में आज जिन बड़े सवालों पर चर्चा होगी, सबसे पहले उन सवालों पर नजर डालते हैं। आज का पहला बड़ा सवाल होगा कि नफरत मिटाने की बात हो रही है तो पलायन पीड़ितों से मुलाकात क्यों नहीं की राहुल गांधी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है या फिर तुष्टीकरण यात्रा? क्योंकि क्या इसीलिए कैराना में उन्होंने पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात नहीं की क्योंकि वो हिंदू थे?
सबसे बड़ा प्रदेश और राहुल गांधी ने 3 दिन में ही नफरत कैसे मिटा दी? अग्निवीरों के लिए राहुल गांधी ने जूता वाला बयान क्यों दिया? और सवाल यह भी कि क्या सेना का अपमान कर 2024 का चुनाव जीत लेगी कांग्रेस? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रवनीश वत्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रोफेसर संगीत कुमार आगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। यह अलग बात है कि इनकी विचारधारा कांग्रेस की ओर झुकती है। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हाजिक खान साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक झा, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। राहुल गांधी ने पलायन पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मुलाकात की? क्योंकि वो हिंदू थे। आप राकेश जी इतनी राहुल गांधी की तारीफ में बता रहे थे, राहुल गांधी ने ये किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, पूरी एक लंबी फहरिस्त थी, मैंने देखा और मुझे बड़ा मजा आया कि राहुल गांधी जी ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि राहुल गांधी जी ने क्या क्या किया। अयोध्या के मंदिर के पुजारी वो भी कह रहे हैं अब कि राहुल गांधी जी बड़ी अच्छी यात्रा कर रहे हैं। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। जब अगर एक मंदिर के प्रमुख पुजारी कहते हैं कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, अगर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं तो फिर तकलीफ क्यों है भाजपा को? भाजपा वाले होते कौन है राहुल गांधी को सर्टिफिकेट देने वाले? आज अगर आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि कैराना का पीड़ित परिवार आज भी पीड़ित अवस्था में जी रहा है, आज भी उस अवस्था में जीने के लिए विवश है। सरकार ने किया क्या? ये सरकार से सवाल बनता है, राहुल गांधी से नहीं। और राहुल गांधी जी जवाब हैं। देश में जितने भी विस्थापित लोग हैं, जितने भी पीड़ित हैं, और चाहे श्रद्धा हो, चाहे जिस तरह की बेटियों का हत्या हुआ इस देश में, और दिल्ली में अभी जो कल परसों हुआ, इन सब लोगों के लिए इंसाफ की बात राहुल गांधी की यात्रा से होगी। दीपक झा, आपने एक मिनट अनइंटरप्टेड बोला। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया कि राहुल गांधी ने पलायन पीड़ित परिवार जो कि वापसी की, उनसे मुलाकात क्यों नहीं की? राहुल गांधी की यात्रा ही उन दलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, गरीबों के लिए है, पीड़ितों के लिए है। उनके लिए अलग से किसी से मिलने की जाने की जरूरत नहीं है। ये तो सरकार बताए ना कि भाजपा नेता मुकेश नहीं कब गिरफ्तार? दीपक झा, मेरा सवाल अभी भी वही है। हत्याकांड में कब गिरफ्तार? दीपक झा, मेरा सवाल अभी भी वही है। क्या वो हिंदू थे? क्या वो हिंदू थे और ये आपकी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है, इसलिए राहुल गांधी ने मुलाकात नहीं की? हिंदू मुसलमान तो आप करेंगे ना। हिंदू मुसलमान करने में श्रद्धा वालकर के हत्यारे को आपने 2 दिन में बता दिया, पूरे देश को बता दिया, धार्मिक रंग दे दिया। लेकिन दिल्ली में जो हत्याकांड हुई, दिल्ली में जो दरिंदगी भरा कांड हुआ, इसको आज तक आप कोई नहीं बता रहे कि दीपक झा, मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भाजपा प्रवक्ताओं से दीपक झा, एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूं, इनका रंग क्या है? ठीक है, मैं आपसे फिर एक बार पूछता हूं। मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि 250 हिंदू परिवारों ने पलायन किया, दर्जन भर से ज्यादा परिवारों ने वहां पर वापसी भी की है। क्या यह बनता नहीं था कि उनसे मिलकर उन्हें एक हक देते और कहते कि मैं आपके साथ हूं? सर 7 साल हो गए, 6 साल हो गए, योगी सरकार है। पलायन अभी नहीं, योगी सरकार ने क्या किया नहीं किया वो मनीष शुक्ला बताएंगे। दीपक झा, मेरा सवाल है, बड़ी संजीदगी से जवाब दीजिए। दर्जन भर परिवारों ने वहां पर वापसी की, क्या यह बनता नहीं था कि उनसे मिलते, गले मिलते और कहते कि मैं आपके साथ हूं? देखिए, नफरत का बीज नहीं बोने दूंगा किसी को। राहुल गांधी जी ने पहले ही दिन कहा था कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है, जिसमें हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? राजनीति की बात नहीं, राजनीति कहां से आ गई? सारे जो परिवार पीड़ित थे, जिन्होंने पलायन किया, जिन्होंने वापसी की, वो बीजेपी के कैडर थोड़े नहीं था। राकेश जी, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि आ जाओ, सड़क पे चल रहा हूं, सारे लोग आ जाओ। वो पीड़ित लोग भी सड़क पे आ रहे हैं। नहीं। बात है किसी के दीपक झा, मैं मनीष जी का रुख करता हूं। सुन लीजिए, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा में लोग नहीं आए क्योंकि ये पॉलिटिकल यात्रा है। अखिलेश यादव ने समर्थन दिया और अखिलेश यादव ने हमारे इंटरव्यू में ये कहा, मैं इसलिए इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहा क्योंकि ये पॉलिटिकल कार्यक्रम है, एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम है। और कैराना का जो हिंदू परिवार है वो ना बीजेपी का है कैडर और ना कांग्रेस का कैडर है कि राहुल गांधी के साथ चल लेता। राहुल गांधी को उनके पास जाना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। दीपक झा, मैंने सर 3-4 मिनट आपको शुरू में दिया। दीपक झा, ठीक है, जितने भी पीड़ित हैं, जितने भी दुखी हैं, नहीं ऐसे नहीं होता। भी लोग परेशान हैं, दीपक झा, मैंने 3-4 ठीक है प्यार करने के लिए खड़ा हूं, प्यार दूंगा बस एक यही ठीक है। दीपक झा, 3-4 मिनट मैंने आपको दिया शुरुआत में, ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं बिल्कुल नहीं देता हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मुझे पता है वहां का जो 80% मुस्लिम वोट बैंक है ना सर, आपको उसकी चिंता है, कांग्रेस पार्टी को उसकी चिंता है। मनीष शुक्ला, ठीक है सर, हो गया। कबीर की एक लाइन, कबीरा खड़ा बाजार लिए लुखाटी हाथ,
ठीक जो है। घर फूके देखिए, अब ना तो यहाँ पर कबीर मैं हूं, ना तो कबीर आप हैं, ना तो कबीर राहुल गांधी जी हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। मनीष शुक्ला भाई गले लग जाओ। मैं तो भाजपा वालों को भी बुला रहा हूँ, नहीं, सपा वालों को भी बुला रहा हूँ। अरे जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत है, जिसको वतन से मोहब्बत है, जो राष्ट्रभक्त है, जो देशभक्त है, वो सब राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे। मैं ये कहते हुए मनीष जी का रुख करता हूं कि यही संजीदगी थोड़ी सी आप दिखा देते। जो पीड़ित होता है ना सर, उससे जाकर गले मिला जाता है। पीड़ित आपके पास नहीं आएगा, पीड़ित वहां के परिवार थे। राहुल गांधी पीड़ित नहीं थे। मैं आगे बढ़ता हूं। मनीष शुक्ला, सभी गलती बीजेपी की है। देखिए राकेश जी, आज का सबसे आपत्तिजनक बयान, और कहे कि अगर ये इतिहास में लिखा जाएगा, तो राहुल गांधी ने कहा कि सेना के जवानों को जूते से मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। आखिर राहुल गांधी और उनकी पार्टी हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग दीपक झा, नहीं प्लीज, दीपक झा प्लीज, शुरुआत में नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करती है जिससे पाकिस्तान और चीन में बैठे दीपक झा प्लीज, शुरुआत नहीं, ओपनिंग रिमार्क्स में नहीं। दीपक झा, दीपक झा प्लीज, कुछ दिन पहले, दीपक झा प्लीज, अभी कुछ दिन आप पहले बोल रहे थे, उन्होंने सुना। मनीष शुक्ला को सुनिए। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा सर, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। रहा है चीन भारतीय जवानों को पीट रहा है, ये राहुल गांधी का बयान था। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, गलवान, तवांग, ऐसे सभी मुद्दों पर राहुल गांधी के बयान और उनकी सोच चीन से क्यों मिलती है, पाकिस्तान से क्यों मिलती है? आज ये देश, सबसे बड़ा सवाल देश के सामने यही है। और रहा सवाल उनके सवालों का, तो देखिए राहुल गांधी और उनकी पार्टी के सवाल, चाहे राफेल पे, गुजरात दंगे पे, पेगासस पे, ईडी पे, नोटबंदी पर, इस पे तो माननीय न्यायालय के फैसले आ चुके हैं। तो यानी ये इसी तरह के बयान करके केवल सनसनी फैलाना चाहते हैं, चाहे वो देश के विरुद्ध ही क्यों न जाए। अब हम नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कैराना का जो पीड़ित परिवार है उसमें सब गलती बीजेपी की है। कैराना में न अखिलेश यादव जाएंगे, कैराना में न राहुल गांधी जाएंगे, ऐसे सभी लोग नहीं जाएंगे जिनकी तह पे कैराना और मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। गौरव और सचिन ने अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसके बाद जो दंगे हुए, इतने लोग विस्थापित हुए, एकदम नहीं, कश्मीर की स्थिति में पहुंच गया था। लोग पलायन के लिए बाध्य होते थे, पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाता था। क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद वहां के लोग वापस आए, व्यापार भी सुचारू हो रहा है, पेट्रोल पंप भी खुले। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ऐसी जगह क्यों जाएंगे? और राहुल गांधी की यात्रा पे सवाल तो राहुल गांधी स्वयं खड़े करते आए हैं। दिल्ली में कहते हैं इतनी बड़ी यात्रा में एक भी नफरती नहीं मिला, एक भी जगह ऐसा माहौल नहीं मिला जिसको ठीक है, शायद इसीलिए नहीं गए होंगे। मनीष जी, मैं आपके पास आता हूं, वो शायद इसीलिए नहीं गए होंगे क्योंकि वहां पर नफरत नहीं दिखी उन्हें, शायद क्योंकि हिंदू परिवार तो शायद प्रेम की वजह से इतना ज्यादा उन्हें कैराना में प्रेम मिल गया था कि अपना घर बार छोड़कर चले गए थे 250 परिवार, जो मानवाधिकार आयोग कहता है। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह चूंकि पॉलिटिकल यात्रा है इसलिए इस यात्रा में हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन कैराना में कभी जाकर उन पलायन पीड़ित परिवारों से आपका कोई डेलीगेशन मिला है क्या? मुझे याद नहीं आता सर, अगर कोई आपको याद हो तो बता दीजिएगा। जबकि हल्द्वानी में आपको अल्पसंख्यक दिख जाते हैं, वहां पर डेलीगेशन तुरंत पहुंच जाता है। राकेश भाई, सबसे पहली चीज तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर विभिन्न मुद्दों के साथ देश को जोड़ने के लिए निकली है, तो हमारी पूरी भावनाएं उनके साथ है और वो सही काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये रह गई कि ये एक सामाजिक कम राजनीतिक यात्रा है, क्योंकि समाज को राजनीति से दूर नहीं किया जा सकता, ना राजनीति को समाज को, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और जब कोई राजनीतिक दल सामाजिक मुद्दों को उठा करके भी यात्रा करता है तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक यात्रा होती है, इसको कांग्रेस को भी मान लेना चाहिए। लेकिन हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है, क्योंकि आज देश टूटने की कगार पर खड़ा है और ये भारतीय जनता पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। प्रश्न आपका इनसे होना चाहिए। कैराना के अंदर ना पहले पलायन था ना आज पलायन है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आर्थिक रूप से पलायन है। लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं और रोजगार के लिए बड़े बड़े शहर की ओर जाते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, आपके संसद में ये बातें उठ चुकी हैं, समिति का गठन हुआ था, समिति की रिपोर्ट उस पर आ चुकी है, बावजूद उसके अगर कोई कान में तेल डाल करके सोया है तो समाजवादी पार्टी उसके लिए जिम्मेदार नहीं। कपिश भाई, हम तो कह रहे हैं कि 6 वर्षों से आप पता कर लें। सर सुन लीजिए, कैराना में हुकुम सिंह ने क्या कहा था, नहीं कहा था, मैं उसको छोड़ देता हूं सर।
मैं किसी पार्टी के किसी नेता को नहीं कोट करूंगा। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बहुत संजीदा विषय है, मैं कोई चिकचिलाट नहीं चाहता हूं, ना ही मैं कोई हंगामा चाहता हूं सर आज। ठीक है, बहुत संजीदा विषय है, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है, सुन लीजिए कपीश जी सर। अरे कपीश भाई सर, ये पार्टी की सुनिए ना सर, पार्टी की कोई मीटिंग थोड़ी नहीं हो रही है कि आप अकेले बोलते जाइए, सुनिए नहीं। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है सर डिबेट में। डिबेट में हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो इसलिए सुना करिए सर बीच में सवाल, ठीक है। किसी भी जाति धर्म के नाम पर कोई अरे कपीश भाई नहीं करेंगे। अरे समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है सर ये। और प्रश्न इनसे नहीं सुनिए ना कपीश भाई, के नाम पे क्यों कपीश भाई आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? अग्निवीरों के नाम पे जो कपीश भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? थी, हम उसके साथ नहीं खड़े, लेकिन इतना जरूर खड़े हैं। कपीश भाई मैं फिर पूछ रहा हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? वो बात बिल्कुल सही है, शब्दावली नहीं सही है, क्योंकि अग्निवीर अगर 4 वर्ष के लिए जाएंगे, आप तय करके आए कि या शायद सुनेंगे नहीं या फिर कोई जवाब, और वो किस तरीके से आप सुन नहीं रहे या सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आवाज आ रही है मेरी, मैं फिर पूछ रहा हूं जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ बोले। तो सर मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, पार्टी का दफ्तर थोड़े नहीं है कि आप बोलते चले गए और तय करके आए कि 3 मिनट में बोलूंगा ही बोलूंगा, ऐसे थोड़े नहीं होता है। पीसीआर से पूछिए, आपकी जो आवाज है वो भी मुझे कट कट के आ रही है। अच्छा अगर ऐसा कुछ है तो मैं बोलता हूं, टेक्निकल टीम उसको देखेगी। लेकिन एक कपीश भाई बात बताइए, अभी भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, मानवाधिकार आयोग बीजेपी के दफ्तर में काम नहीं करता है, उसने कहा 250 परिवारों का पलायन हुआ। आप लोग कैराना कोई डेलीगेशन नहीं गया, हल्द्वानी चला गया सर डेलीगेशन, और वहां भी सिर्फ वहां के अल्पसंख्यकों के लिए डेलीगेशन गया। समाजवादी पार्टी मानवाधिकार आयोग से बड़ी संसद को मानती है और तो मेरे मानवाधिकार ख्याल से आयोग आपको भी खत्म कर मानना दे सर, चाहिए। मानवाधिकार आयोग को खत्म कर देते पूरी हैं बात सर। सुन लें, उसकी कोई जरूरत उसी नहीं है, संसद से उसकी मानवाधिकार कोई का भी रिपोर्ट को गठन एड्रेस होता नहीं है। किया जाएगा आगे से। अरे सुन तो ले राकेश भाई, सर राकेश भाई सुन ले, प्रश्न कर लिया आपने ना, आप तो जज की भूमिका में होने चाहिए, आप वकील क्यों हो जाते हैं भाजपा? मैं तो बहुत सीधी बात आपको पूछ रहा हूँ कि संसद बड़ी है या कोई आयोग जिसको संसद ने बनाया? मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि संसद के अंदर सारी बातें आ गई, पलायन कहीं से साबित नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। अवधेश जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन संगीत रागी सुन लीजिए। आर्थिक रूप से अरे सुनिए ना सर, इसमें क्या बड़ी बात है? हो गया कपीश आज भाई, भी बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल से लोग पलायन कर रहे हैं, ठीक है, भारी मात्रा में कर रहे हैं, उसके लिए क्या कीजिएगा? ठीक है सर, ठीक है, उसके लिए भी सवाल उठाएंगे, वो भी मुद्दा आएगा, उसके लिए सवाल उठाएंगे। लेकिन आप अभी भी जवाब नहीं दिए कि आपकी पार्टी की ओर से बाकायदा हल्द्वानी के लिए प्रेस रिलीज जारी की जाती है, अल्पसंख्यक परिवारों के घरों का ध्वस्तीकरण, प्रेस रिलीज पढ़ लीजिएगा, दिन में भी आपको दिखाया था प्रेस रिलीज। संगीत रागी, ठीक है सर, हो गया कपीश भाई, हो गया। संगीत रागी रुक जाइए सर, दीपक जान नहीं, अभी बहुत मेहमानों ने नहीं बोला है, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा किसी को बीच में बोलने के लिए। संगीत रागी, कपीश श्रीवास्तव की माने तो मानवाधिकार आयोग को खत्म कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई परिवारों ने पलायन नहीं किया। मैं तो आपको कह रहा हूं कि अमित शाह जी को संगीत रागी से सवाल है सर, आप संगीत रागी नहीं है कपीश भाई, जवाब सुनिए। हो गया, लेकिन आज महामारी, अरे हो गया कपीश भाई, प्लीज क्यों सर, प्लीज शांत रहिए ना सर, प्लीज शांत रहिए। देखिए राहुल गांधी से आप ये अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि मुझे ध्यान में आता है 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नेहरू से सवाल किया था कि आप सोते जागते कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कभी हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के बारे में भी तो ख्याल रखा कीजिए। और तब उस समय पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों ओर से जो प्रताड़ित हिंदुओं थे उनका आना जाना जारी था। जो सावरकर जी कहते थे, आज़ादी से पहले कहते थे कि कांग्रेस पार्टी या तो हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ है या उसके प्रति असंवेदनशील है। आजादी के पश्चात भी जिसको कहते हैं मुस्लिम ऑब्सेशन, गांधी परिवार और पूरे राजनीति, कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में रहा। यही कारण है कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों से कांग्रेस पार्टी कटी रही। यही कारण है कि हिंदुओं की पीड़ा उनको दिखती नहीं, कभी नहीं दिखी है। और नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक का एक ही चीज याद रहा कि भाई अल्पसंख्यक जो कम्युनलिज्म है उससे बड़ा खतरनाक जो है वो बहुसंख्यक कम्युनलिज्म है। ये उनके दिमाग में फितूर सूझता रहा।
इसके बावजूद भी कि कम से कम 3.5 लाख 4 लाख हिंदू विस्थापित हुए कश्मीर के अंदर से। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती दीपक झा नहीं सर, नहीं आप सुनिए सर प्लीज। आप बता दीजिए। अरे आप तो कश्मीरी पंडितों को विस्थापित ही नहीं मानते हैं दीपक झा छोड़ दीजिए। आप जिस इनसे सवाल बनता है दीपक झा मैंने कहा सर किसी के बीच में मत बोलिए। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा सर, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। उन कश्मीरी पंडितों को आप विस्थापित ही नहीं मानते आपकी पार्टी, ठीक है, इसलिए मत नहीं बहस को अलग दिशा में नहीं। संगीत रागी की बात पूरी होगी एकदम नहीं। प्लीज दीपक झा आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल चीख चिल्लाहट बीच में अलाउ नहीं करूंगा सर, प्लीज दीपक झा समझिए सर, नहीं कोई करबत प्रार्थना नहीं, एकदम नहीं दीपक झा मैं आखिरी बार कह रहा हूं, शांत हो जाइए, ठीक है। संगीत रागी जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, और वो आज भी जारी है। इस देश का पार्शियल पुनः इस्लामीकरण कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो चाहे वो वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के हो, वो अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर के हो। इसलिए स्वाभाविक है कि राहुल गांधी के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोट बहुत बड़ा तौर पे काम करता था। अब वो मुस्लिम वोट बैंक छिन गया है कांग्रेस पार्टी से, जहां क्षेत्रीय पार्टियां आ गई हैं, वो छिटक करके कांग्रेस से निकल गई हैं। राहुल गांधी उसे किसी भी तरीके से अपने हाथ में दोबारा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। न उनको समाजवादी पार्टी जमीन देने को तैयार है, न लालू प्रसाद की पार्टी जमीन देने के लिए तैयार है। और ऐसी स्थिति में चाहे वो जितना प्रयास कर लें, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वहां पुनः प्राप्त नहीं कर सकती है जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों ने उसे बाहर हटाया है। जहां भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट, वहां मुस्लिम वोट तो उसे मिलेंगे, लेकिन जहां रीजनल पार्टी आई है वहां पर उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, और शायद इसीलिए वो आगे बढ़ गए। ठीक है, 10 सेकंड और जी। राजनीति में नया प्रयोग करने की कोशिश राहुल गांधी ने किया, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा किया। लेकिन जो लोग उनके साथ जुड़े, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, भारत तोड़ो वाले सारे तत्व उनके साथ खड़े थे। ठीक है, जो भारत तोड़ने के नारों के साथ खड़े रहते थे वे सारे के सारे कांग्रेस पार्टी। ठीक है संगीत रागी जी, मैं आता हूं सर, आगे बढ़ता हूं। अवधेश जी, अरे रुक जाइए ना दीपक झा सर, मत बोला करिए प्लीज। सबके बीच में, आपके बीच में कोई बोलेगा आपको भी नहीं अच्छा लगेगा सर, इसलिए सुना करिए सर। दीपक झा प्लीज समझा करिए सर, अभी भी 3 मेहमानों ने नहीं बोला है। अवधेश जी, संगीत का किराना घराना, जिसकी कैराना की अपनी सांस्कृतिक विरासत है, अब्दुल करीम खान के नाम पर घराने का नाम पड़ा, फिर उसके बाद अब्दुल वाहिद खान, सवाई गंधर्व, गंगूबाई हुंगल, इसके बाद पंडित भीमसेन जोशी, सभी उस घराने से जुड़ते चले गए। हिंदू परिवारों ने सर उस घराने को आगे बढ़ाया। वहीं कैराना से ऐसी नफरत की खाई पैदा होती है कि हिंदू परिवार वहां से पलायन करते हैं। समाजवादी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी को जरूरत नहीं महसूस होती है कि उन लोगों से जाकर मिलना चाहिए, वहां नफरत नहीं दिखाई देती है। देखिए, कैराना के पलायन के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि पलायन हुआ कि नहीं हुआ। सारे टीवी मीडिया ने, हमारे जैसे लोगों ने वहां जाकर लोगों से बातचीत कर समझा कैसे हुआ, वापस आए हैं। वहां जो पीएससी है उत्तर प्रदेश की, उसकी बाजाबता कैंप की गई कि आगे यहाँ नहीं हो, वहाँ की गुंडागर्दी को देखा गया है। तो समाजवादी पार्टी के चूंकि अब उनके शासनकाल और उनकी अपनी समस्याएं हैं कि उनके शासनकाल में भी होता रहा, और वहां लोग बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो हिंदुओं को तो छोड़िए, ये जो गुंडे थे ये मुसलमानों ही बच्चियों को भी परेशान करते थे, उनसे भी छीनते थे, डर के मारे लोगों ने छोड़ दिया था। तो ये वहां की सच्चाई है। लेकिन आज जो हमारा डिबेट है, देखिए इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी इस देश की दूसरी प्रमुख पार्टी के नेता हैं। उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में अग्निपथ और अग्निवीर योजना के बारे में दुष्प्रचार करके भयानक हिंसा पैदा किया गया था। दंगे हुए थे, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। सबको याद है उत्तर प्रदेश में 10 जून को और 17 जून को क्या हुआ था। बिहार में हुआ था, रांची में हुआ था, ट्रेनें जलाई गई थी, आपको थाने जलाए गए थे, स्टेशन जलाए गए थे, बस तोड़े गए थे। फिर से क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पहुंचकर इस प्रकार की भाषा बोलना कि उसमें जूते मार के निकाल दिया जाएगा, क्या वो चाहते हैं कि उसी प्रकार से भीषण दंगा, भीषण हिंसा हो और देश आग में जले? अब वो उनके
कश्मीर जाने के पहले कश्मीर में भयानक हिंसा शुरू हो गई है और मुझे भय है कि पंजाब में घुसने के पहले कहीं कुछ तत्व कांग्रेस नहीं करा रही है, लेकिन राहुल गांधी को बोलने का मौका मिले, इसलिए देश के बाहर और वो सारे तत्व जो चाहते हैं कि यात्रा सफल हो, इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस, दुर्भाग्य से राहुल गांधी कुछ मायनों में तो उनका अपने बुद्धि है, कुछ में हथियार बनाए गए हैं। संगीत रागी जी अपने तरीके से कह रहे हैं। अब आज वो कैराना, सोचिए ना कि यात्रा का रास्ता वही क्यों तय किया गया, सवाल तो यह है आखिर वो उस रास्ता में तय करना और वहां ना जाना, इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं। तो मेरा तो अपना मानना है कि कांग्रेस का तो खैर जो बचा कुचा 2.33% वोट था उत्तर प्रदेश में, वो इस यात्रा से खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो रहेगा नहीं। लेकिन हमारी चिंता हमारा देश है। एक अग्निपथ योजना जिसके बारे में दुनिया के अखबारों में ने भी लिखा है, एक सैनिक रिक्रूटमेंट के क्षेत्र में इतना बड़ा रिफॉर्म देश में, शॉर्ट टर्म कमीशन का इतना बड़ा रिफॉर्म कि 10वीं से 12वीं पास के बच्चे आएंगे, मैं शॉर्ट में खत्म, 10वीं से 12वीं पास के बच्चों को 4 साल लाना, उनको 12.25 लाख में रिटायर करना, व्यावसायिक शिक्षण देना, तो वो इतने एक व्यापक वर्ग को धीरे धीरे पूरे भारत में अनुशासित बनाना, मानसिक रूप से शांत और संतुलित बनाना, सैनिक प्रशिक्षण देके भारतीय राष्ट्र के प्रति उनको प्रेरित करना और भविष्य में बेहतर जीवन जिए, उस प्रकार से उनको प्रशिक्षित करके बाहर निकालने की योजना के बारे में करें। लेकिन नहीं, मेरा अपना मानना है क्या ये फिर से यात्रा खत्म होते होते, अगर ये यात्रा खत्म होते होते या यात्रा चलते फिर से उस प्रकार की हिंसा होती है इसके बाद अग्निपथ और अग्निवीर और बाकी चीजों को लेकर के, तो क्या राहुल गांधी उसकी जिम्मेवारी स्वीकार करेंगे? आपका ये सवाल ठीक है। ये नहीं, और ये जो दीपक झा बार बार जो सबके बीच में हम लोग भी खड़े थे, ये बोल रहे थे, इतनी आपत्तिजनक बातें हम लोगों को भी लगी, हम भी टोक सकते थे, हमारी आवाज तो कोई काम है नहीं, हम लोग तो 10,000 लोगों के बीच बिना लाउड स्पीकर के बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही समस्या है। आपका बड़प्पन है, वो शायद दीपक झा को समझ में आएगा। दीपक झा रुक जाएंगे, 2 लोगों ने अभी कुछ नहीं बोला सर, नहीं एकदम नहीं। दीपक झा प्लीज, राहुल गांधी दीपक झा प्लीज, देश का दुर्भाग्य। दीपक झा यात्रा पर सवाल हो रहा है, यात्रा पर सवाल कर रहे हैं, शर्माती है। आप लोग बताने को तैयार नहीं होते कि कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया और बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की। दोगलापन जो है ना भाजपा का और आरएसएस का देश देख चुका है। मैं दीपक झा 2 और टिप्पणियां ले लूं। अवधेश जी मैं 2 और टिप्पणियां ले लूं, फिर आपसे इसी पर सवाल करूंगा कि जूते वाला शब्द उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया। हार्दिक भाई एक बात बताइए, आप तो मुस्लिम हैं, इस देश में हिंदू होना गुनाह है क्या? हिंदू हैं इसलिए राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, वहां पर हिंदू हैं इसलिए मानने को तैयार नहीं कि पलायन किया हिंदू परिवारों ने? देखिए राकेश भाई, तमिलनाडु से कश्मीर तक राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हुई है, भारत जोड़ो यात्रा है, वो पॉलिटिकल नहीं है। बार बार कह रहे हैं वो कि सियासी इसमें कोई खेल नहीं है। हम देश में जो नफरत है एक दूसरे के, राष्ट्रभक्ति राकेश जी ये है मेरे मुल्क की कि हम हिंदुस्तान के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, उनके साथ एक सा मामला करें, ये राष्ट्रभक्ति है। रही बात संगीत रागी जी कह रहे थे 1951 का तस्करा कर रहे थे, मैं उससे पहले का तस्करा कर देता हूं कि जब मुल्क की आज़ादी की लड़ाई जा रही थी तो नेहरू परिवार, उनकी बहन और ये लोग और मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई मिलकर जेल जा रहे हैं। एक छोड़े कैसे वो कह देते हैं तो खुद ही छोड़। बात ये सर ना हार्दिक भाई, रमेश भाई इसके बाद मैं सीधा आऊंगा, जो सवाल है सर उस पर रहते हैं। कैराना में हिंदू परिवारों ने पलायन किया या नहीं, आपको क्या लगता है? राकेश भाई आप कलकत्ते के सफर पे जा रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूं सवाल, आप राहुल गांधी से तो नहीं छोड़िए ना सर, कैराना में हिंदू परिवारों ने पलायन किया कि नहीं? अरे वहाँ हिंदू परिवार को राहुल गांधी की समस्या शरीक होना चाहिए था, अपनी समस्या। वो किसी पॉलिटिकल किसी से मिलने नहीं जा रहे, किसी अगर ऐसी जितनी घटनाएं आपने गिनाई है राकेश भाई, अगर हिंदुस्तान का कोई भी लीडर, एक मिनट आपने जो घटनाएं गिनाई है राहुल गांधी के खिलाफ, मैं ये बताता हूं कि देश का एक भी नेता बताइए जो इन घटनाओं में गया, चाहे भाजपा का समाजवादी का। हाजिक भाई कौन गया? नहीं गया, मैं नहीं। कैराना में हिंदू परिवारों ने पलायन किया ना, मौलाना अरशद मदनी साहब ने हिंदू और मुसलमानों को, जमीयतुल उलमा ने मकान बना के हिंदू और मुसलमानों को पलायन किया कि नहीं किया? पलायन हुआ अपनी वजह से, हुआ ना पलायन हिंदू परिवारों का, इसलिए नहीं कि हिंदू राहुल गांधी को जाना चाहिए था कि नहीं? लोगों ने कहा चाहिए था कि नहीं? राहुल गांधी यात्रा से हटके नहीं जा रहे किसी की ना। अरे कैराना में गए, कैराना में गए, कैराना में उसमें यात्रा में राहुल गांधी के लिए राकेश जी देश के कैराना में 5 से 6 घंटे का टाइम हाजी राहुल गांधी के लिए, देश के लिए सामने ये कहूंगा कि भीड़ चल रही है राहुल गांधी के साथ, वो देश की प्यार में, देश की मोहब्बत में, एक मिनट यकीन हो गया पॉलिसी है ना हाजी भाई, वो शायद आपको भी सूट कर रही है। घर आज मुझको अपना गुलिस्तान सा लगे है,
ये कौन मुसाफिर है जो मेहमान सा लगे है, हिंदू सा लगे है ना मुसलमान सा लगे है। राहुल गांधी मेरी आंख को इंसान सा लगे, इंसानियत की तरह बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाईचारे की, वो कह रहे हैं एकता की, वो कह रहे हैं देश की उन्नति की, वो कह रहे हैं देश के विकास की, और आप उसको हिंदू और मुसलमान और नेहरू कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बिहार में एक वोट मुसलमान कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। अरे हमने वोटों की बात ही नहीं की, बात देश जोड़ो की बात हो रही। अरे देश जोड़ो की बात हो रही। अरे अब देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा, ये देश जोड़ो, ये वोट नहीं मांगे, वो वोट नहीं मांगे, वो कह रहे हैं देश को जोड़ो, देश को एक हाजी भाई हो गया, देश की एकता को बनाओ। हाजी भाई पाखंड जो है अरे अब रवनीश भाई ने नहीं बोला है। अरे हो गया हाजी भाई, हो गया सर, आप नफरतों के बीच हो रहे हो। अरे हो गया हाजी भाई प्लीज, हाजी भाई प्लीज और देश जी अभी 1 मिनट रुक जाइए। दीपक जा, दीपक जा प्लीज, दीपक जा प्लीज। अरे दीपक जा, रुक जाइए। रवनीश भाई अरे रुक जाइए ना, 20-25 मिनट हो गए, रवनीश भाई ने नहीं बोला, आप चाहते हैं कि वो आगे भी ना बोले? ठीक है, 80% वहां पर मुस्लिम वोट बैंक मुस्लिम है, आपको लगता है इसीलिए नहीं गए? और शायद मुस्लिम वोट बैंक सेटिस्फाई भी हो रहा है। क्या आपको हाजिक भाई की बात से ये लगा? देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि तुष्टीकरण की राजनीति तो हम सब जानते हैं, नेहरू जी के समय से होती आ रही है, और उसी का देखिए परिपाटी है राहुल गांधी जी। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए केरला की शुरुआत इन्होंने की, भारत जोड़ो यात्रा, और ये कहाँ जाते हैं? मीनाक्षी का मदुरै टेम्पल नहीं जाते हैं, लेकिन ये कहाँ चले जाते हैं? पादरी के पास, जो देश विरोधी बातें करता है, जो सनातन को गाली देता है, जो हिंदुओं को गाली देता है। उसके बाद देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो है इनकी बीजेपी से कहीं ना कहीं प्रेरित है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, बी फॉर बीजेपी और जे फॉर भारतीय जनता पार्टी, भारत जोड़ो पद यात्रा, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी के। उसके बाद फिर दूसरी बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत ही क्यों है? भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूर जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस किस तरह से खंडित होता गया जब से इनकी 100 दिन की यात्रा जब से शुरू हुई है। आप देखिए इनके विधायक, इनके सांसद, हर जगह हर एक राज्य में जहां जहां बीजेपी कांग्रेस शासित राज्य है, वो देखिए किस तरह से खंडित हुआ है। उसके बाद फिर बात करते हैं भारत टूटा कब था? 1946 में डायरेक्ट एक्शन जब जिन्ना ने जब किया था तब टूटा था। भारत टूटा कब था? 1948 में जब 1/3 कश्मीर को जब इन्होंने दे दिया था। भारत टूटा कब था? 1975 के बीच में जब इमरजेंसी भारत में लगाई इंदिरा गांधी के सरकार में। भारत टूटा कब था? 1984 में जब सिख दंगे हुए। भारत टूटा कब था? जब 1962 में इन्होंने 37,244 वर्ग किलोमीटर चाइना को सौंप दिए, तब भारत टूटा था। आज भारत टूटा नहीं है, भारत जुटा है, क्योंकि भारत में जब से आते नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, योग के माध्यम से भारत को नहीं पूरी दुनिया को उन्होंने जोड़ दिया। और आपने मेधा पाटकर को साथ में ले लिए, रघुराम राजन को साथ में ले लिए, स्वरा भास्कर जैसे को साथ में ले लिए, बैंकों के डिफॉल्टर को बना दिया आपने करोड़पति। हमारे हो रहे हैं भाई हिंदुस्तान से 11,000 लोग। हाजी भाई मत बोला करिए, फिर तो ये भी सवाल उठेगा ना कि सबसे ज्यादा बैड लोन किसकी सरकार में दिए गए, पैसे कब बांटे गए, ये भी सवाल उठता है ना। ठीक है, 7 लाख करोड़ लोगों के किसने माफ किए? उद्योगपतियों के किसने माफ किए? किसानों के माफ किए? हाजी भाई ठीक है, आपने तो नफरत के ही, रवनीश भाई नफरत के आपका टेक हो गया, आपकी बातें नोटिस हुई, टेक हुआ आपका। दीपक जा, सैनिकों के लिए जूते जैसे शब्द का इस्तेमाल, इतनी संवेदनशीलता नहीं है? संवेदनशीलता पूरी है, इसीलिए वो शब्द कह रहे हैं कि अगर 25, अरे चुप करे यार भाई, चुप करना भाई, सड़क सुन तो लो यार, हो गया भाषण इनका। देखिए ये लोग ज्ञानी लोग हैं, अब चुप करो। बात यह है कि वो संवेदनशीलता, अगर 25 साल का युवा, 26-27 साल का युवा बेरोजगार हो जाएगा, वो जूते मारने बराबर ही है, करियर उसका तबाह कर रहे हैं। सैनिक के लिए जूते जैसे शब्द का इस्तेमाल, आप सैनिक, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि चीन आता है पीट कर चला जाता है। एक सैनिक को तैयार होने में 5 साल लगते। अरे सुन लो भाई, सुन लो, मुझे बात ही नहीं करना तुमसे। बात, एक सैनिक को तैयार होने में 5 साल लगता है, 5 साल लगता है ना तैयार होने में, उसके बाद जाके वहाँ पे वो तैयार होता है। मेरा सवाल नहीं, आप अग्निवीर की आलोचना करते हैं, 4 साल में आप कौन सी सेवा लेंगे, बहुत गंभीर मसला है और उसको रिटायर करके इस खंड में हम 1 मिनट रवनीश भाई, इस खंड में हम यहाँ पर बैठकर स्टूडियो में सर टेम्परेचर कंट्रोल करके डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इस खंड में जो सैनिक सीमा पर खड़ा हुआ है सर, बर्फ के बीच खड़ा है,
उसके लिए जूते जैसे शब्द का इस्तेमाल ठीक लगता है आपको? सियाचिन में जो सैनिक खड़ा होता है ना, वो कितने साल की ट्रेनिंग लेता है बताइए? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, दीपक झा, ट्रेनिंग कैसे होती है नहीं होती है मैं नहीं सवाल। सैनिक के लिए जूते जैसे शब्द का इस्तेमाल ठीक है? मोदी जी कहते हैं कि ये अग्निवीर नहीं, सैनिक के लिए जूते शब्द का इस्तेमाल ठीक है? मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के सैनिक है, इन दोनों सैनिक के लिए जूते शब्द का इस्तेमाल ठीक है? बराबरी है क्या? दोनों सैनिक में मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जो माँ मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मैं 4 बार पूछूंगा, मेरा सवाल नहीं बदलेगा। अब आपको दीपक झा, मेरा सवाल नहीं बदलेगा। जो सियाचिन में के लिए जूते शब्द का इस्तेमाल ठीक है? अग्निवीर के सैनिक सियाचिन में जाएंगे, सैनिक के लिए जूते शब्द का इस्तेमाल ठीक है? सियाचिन में जाएंगे। अरे चुप कर यार बदतमीज इंसान, चुप करो तो हो गई तुम्हारी बदतमीजी। दीपक झा, अरे नहीं, एक बदतमीजों की तरह बात नहीं करना चाहिए मुझे। मोदी जी के अरे नहीं, ये शब्द ठीक थोड़ी नहीं लगता है दीपक झा। दीपक झा, एक मिनट रुकिए। हो गए ना, कोरोना में लाखों लोग मरे, मानते हो? मानते हो कोरोना में मरे लाखों लोग? एक मिनट दीपक झा, तो बताओ एक मिनट ना, अवधेश जी। आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? आपने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? मैं इंटरप्ट करता हूँ अवधेश जी, एक मिनट मैं इंटरप्ट करता हूँ, मैं इंटरप्ट करता हूँ। दीपक झा, करो तो चलेगा, मैं बीच में बोलूं तो बात कीजिए। दीपक झा, नहीं, आप लोग बीच में क्यों बोलते हो भाई? हम बीच में बोलते तो आप बाहर क्यों बोलते हो? मैं बाहर जाता हूँ। एक मिनट सबकी आवाज स्टूडियो से डाउन करिए, सबकी आवाज स्टूडियो से डाउन करिए। और एक मिनट रवनीश जी एक मिनट शांत होइए, अवधेश जी शांत होइए, दीपक झा शांत होइए। नहीं सर प्लीज, एकदम आप शांत होइए सर। नहीं प्लीज सर शांत होइए ना, एक मिनट प्लीज शांत रहिए। दीपक झा प्लीज शांत होइए, दीपक झा प्लीज शांत होइए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। नहीं मैं आखिरी बार कह रहा हूँ सर, यहाँ पर सभी सम्मानित मेहमान हैं, आप किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर प्लीज। मैं बाहर जाता हूँ। हाजी भाई एक मिनट बाहर जाना पड़ेगा। कपीश भाई, आपको लगता है सैनिक के लिए जूते शब्द का इस्तेमाल ठीक है? मैं एक बात ये कह रहा हूं कि हम उस शब्दावली के साथ बिल्कुल नहीं खड़े। वो सैनिक नहीं, किसी के लिए भी जूते की बात अच्छी नहीं। गलत है सैनिक भी तो कोई व्यक्ति ही बनता है ना, हमारे ही आपके परिवार से ना बनता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये शब्द ही नहीं ठीक है। तो राहुल गांधी क्यों ये बार बार बोलते हैं जूते से मारकर निकाल देंगे? कभी कहते हैं कि चीन के सैनिक आते हैं पीट कर चले जाते हैं, से भी बार सेना का जाया किया जा सकता है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अग्निवीर की जो भर्ती हो रही है, ये कहीं ना कहीं से देश के साथ ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत है। और इनसे पूछिए कि वो अग्निवीर जब अपनी शहादत देंगे तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी। ये किस तरीके का खेल खेला जा रहा है अपने ही देश के नागरिकों और सैनिकों के साथ, जिसकी बड़ाई अवधेश बाबू जैसे पत्रकार कर रहे हैं। ठीक है मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए। अवधेश बाबू को एक बहुत अच्छा पत्रकार मानता हूं। ठीक है मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए, फिर मैं हाजी भाई आपके पास आता हूं, उसके बाद अवधेश जी के पास। ठीक है सर, ठीक है। देखिए राकेश जी, जब अग्निपथ योजना आई उस दौरान बिहार उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पे इसका विरोध हुआ। जब गिरफ्तारियां हुई तो साफ सामने आ गया कि ये पॉलिटिकल विरोध था। चूंकि अग्निपथ योजना 4 साल के बाद उनका कहाँ समायोजन होना है, सभी प्लीज मैं बार कह रहा हूँ सर, सबके बीच में मत बोलिए, इनकी आवाज डाउन कर दीजिए, बिल्कुल आने जाने मत दीजिए। विभागों ने यह स्पष्ट कर दिया नहीं ऐसे नहीं होता, प्लीज दीपक समझा। अग्निवीरों को अपने यहाँ प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां देंगे। और हमको लगता है जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको ये बात समझ में आ गई, क्लियर और लाउड समझ में आ गई। लेकिन जिनको अपने काल में तेल डाल के रखना है, और राहुल गांधी जैसे जो कंफ्यूज्ड युवा है उस देश में, राहुल गांधी जैसे कंफ्यूज्ड युवा, उनको ये कभी ध्यान में नहीं आएगा। सभी केंद्र सरकार के विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों ने कंफर्म किया, क्लियर किया कि अग्निपथ और अग्निवीर जो निकलेंगे उनको हम अपने यहाँ नौकरियों में। चलिए ठीक है मनीष जी मैं आता हूँ, क्योंकि कपीश भाई आपने अवधेश जी का भी नाम लिया। ठीक है आपने अवधेश जी का भी नाम लिया। अवधेश जी ये परिपाटी बन गई है क्या? कुछ भी हो जाए सेना पर सवाल उठा दो, कभी जूते की बात, कभी सैनिक पीट कर चले जाते नहीं, ऐसा है अभी आप सर्जिकल एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये तो ये अग्निवीर का 2 प्रकार का विरोध था। एक तो पॉलिटिकल विरोध था पार्टियों का, एक इस देश में जो देश विरोधी शक्तियां हैं जो पीएफआई जैसे या उस प्रकार से जो दूसरे माओइस्ट हैं बाकी, उन सब ने इसका लाभ उठा करके देश में हिंसा फैलाया था। इसलिए मैंने कहा कि राहुल जी को सोच समझ के बोलना चाहिए था, फिर से वो लाभ उठा सकते हैं। अग्निवीर पर हम लोगों ने काफी बहस की है और हमारे मित्र समाजवादी पार्टी बताइए इतने अच्छे वकील कह रहे हैं कि अगर मैं सही पत्रकार हूं तो सही बात बोल रहा हूंगा। देखिए ऐसा है
कि पूरी दुनिया में शॉर्ट सर्विस कमीशन का यही ट्रेंड है। भारत में भी 1962 में हुआ था, ऐसा नहीं था कि भारत में, लेकिन हमारे देश के जो चारों तरफ खतरे हैं, कई चीजों को देख करके उसमें हमारी युवाओं को एक डिसिप्लिन करना, नेशनल के प्रति उनको समर्पित कराना, साथ ही साथ वो जो 10 से 12वीं पास के लड़के सबको नौकरी कहाँ मिलती है, उनको 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, उनको अलग स्पेशल प्रशिक्षण भी मिलेगा। अरे सुनिए, उसमें कमर्शियल प्रशिक्षण है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बोल रहा हूं। अच्छा, मतलब 4 की बजाय 5 हो जाए तो आप विरोध नहीं करेंगे? नहीं, मतलब सरकार बात मान ले। भाई कमर्शियल प्रशिक्षण है और 20 ऐसे भी घोषणा हो गई भाई कोई भी नौकरी योग्यता पर मिलती है, कोई भी नौकरी योग्यता पर मिलती है, अगर वो योग्य है तो 25% तो कमीशन सेना दे ही रही है, बाकी मिलिट्री फोर्सेस दे रही है, स्टेट की पुलिस दे रही है। मेरा अपना मानना यह है कि फिर भी मैं कहता हूं, सुनिए, तब भी विरोध करने का राजनीति में अधिकार है। भारती का मैं ये कह रहा हूं कि तब भी आपको विरोध करने का अधिकार है, एक सही योजना का भी, लेकिन वो विरोध ऐसा नहीं हो कि उसको जूता मार के निकाल दिया जाएगा, उसके पीछे ऐसा झूठ हो कि फिर उसी तरह देश विरोधी शक्तियां लाभ उठा करके और देश में आग लगा दें। और चीन और पाकिस्तान जैसे देश चाहते ही हैं कि इनके इतनी संख्या में तैयार सैनिक नहीं रहे कि भविष्य में युद्ध के समय कभी भी चाहो तो 4 दिन 5 दिन के नोटिस पर हम उनको मतलब मुझे जो बात समझ में आई, कपीश भाई शांत रहिए ना सर। कपीश भाई हो गया, बोल लिया आपने। अरे बोल लिया सर आपने। आपका मतलब है कि 4 से 5 हो जाए तो अग्निवीर का विरोध नहीं होगा। हाजी भाई आप कुछ कह रहे थे? देखिए राकेश भाई, हमारे देश के हर नेता को, राहुल गांधी जी हो या कोई भी हो, जो सेना है और सेना के लोग हैं उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आप नेशनल लेवल के लोग हैं, आप राष्ट्र के आने वाले कल देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, और आपके परिवार ने इस देश के लिए, दो परिवार के लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना लहू बहाया है। इंदिरा जी ने अपनी आखिरी तकरीर में जब उनका कत्ल हुआ है, उससे पहले कहा था कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए मैं अपने लहू की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर दूंगी। आज उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, और जो देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते, जो है जिनकी सरकार में 7 पुलिस वाले, पहली बार हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में हुआ कि 7 पुलिस वाले मार दिए गए, पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि 7 किसान एक मंत्री के लड़के ने मार दिए, और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि शब्दों का इस्तेमाल अच्छे करना चाहिए और देश के लोगों के लिए करना चाहिए। हमारे देश के, एक मिनट और कह दूं, ये देश के सारे हिंदू और मुसलमान एक गुलशन के फूल के मानंद है, इस फूल की तुलना कर रहे हैं इस देश को कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मजहब नहीं सिखाता। यही बात कहना चाहता था। हाजी भाई हो गया, हाजी भाई हो गया। यहाँ पर किसने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी को गद्दार कह दिया? कुछ भी बोलेंगे सर आप? किसने यहाँ पर, आप कह रहे हैं गद्दार कह रहे हैं लोग, किसने यहाँ पर किसी को गद्दार कह दिया सर? राहुल किसी ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पर पैनल पर? मैं आता हूँ दीपक झा, संगीत रागी, ये परिपाटी बन गई है सर। जूते मारना, शब्दों का कोई ध्यान नहीं रखना है। चीन के सैनिक आते हैं, पीट कर चले जाते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे। सियासत सधे, इसके लिए हिंदू मुस्लिम भी सही, सियासत सधे, इसके लिए सैनिकों पर सवाल भी सही, सैनिकों का अपमान भी सही। देखिए राकेश जी, मुझे तो राहुल गांधी पर तरस आता है, और मुझे तरस इसलिए आता है क्योंकि ये मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि राहुल गांधी की बौद्धिक क्षमता ही बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर। मैं उसे औसत दर्जे से नीचे का मानता हूं, इसलिए उनको भारत की न समझ है न भारत के बारे में। आप जवाब दे दीजिएगा, सुन लीजिए। प्लीज आप बदतमीजी करना बंद करें, समझे? नहीं, आप साइकेट्रिस्ट है ना, बुद्धि का आकलन करने जाते हैं। नहीं, कौन सा ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया है आपने राहुल गांधी का, बताइए ना। नहीं, आपने कौन सा ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लिया राहुल गांधी? कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं। दीपक झा प्लीज सर सुन लीजिए ना, कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं। दीपक झा मैं बार बार सर आपसे कह रहा हूँ, प्लीज कहें तो नहीं राहुल गांधी नहीं किसी के लिए। आप अपनी बात रख लीजिएगा, पहले संगीत रागी बोलने, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा सर। कि कौन सा ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया इन्होंने साइकोलॉजी का, बताइए ना। दीपक झा प्लीज, संगीत रागी शब्दों का आप भी ध्यान रखिए प्लीज। दीपक झा प्लीज, संगीत रागी शब्दों का आप भी ध्यान रखिए प्लीज। दीपक झा सुनिए ना, आप बोलते हैं तो कुछ नहीं। अरे भैया रुक जाइए सर, नहीं रुक जाइए, ऐसे नहीं होता डिबेट में। आप नहीं सुनना सीख सकते हैं तो आप सोचा करिए सर डिबेट में कैसे अपनी बातें रखी जाती हैं। संगीत रागी अपनी बात पूरी करिए 20 सेकंड में, फिर आप दीपक झा अपनी जवाब दीजिएगा। नहीं प्लीज संगीत रागी प्लीज। तो मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि राहुल गांधी को की बौद्धिक क्षमता बहुत कम है, चूंकि
वो एनजीओ ब्रिगेड है उनके साथ काम कर रहा है, उनकी टीम में अच्छे अच्छे लोग जो वामपंथी हैं वो उनको दिशा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि उनकी गति और चाल वैसी ही होगी, और इतने चलने के बावजूद भी यही कारण है कि वो हर जगह गलतियां करते ही जाएंगे। राजनीति में वो नया प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो नया प्रयोग उनके खिलाफ ही जा रहा है। उनसे ना कोई कांग्रेस का भला होने जा रहा है, ना उनकी अपनी तस्वीर कोई बहुत अच्छी निकल करके आई है। ठीक, उनके जो पत्रकार है मंडली के लोग हैं, उनको 20 साल से नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर वो गांधी परिवार के होने के नाते पहले से ही सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस परिवार के गर्भ से, गांधी परिवार के गर्भ से एक छोटा सा व्यक्ति भी कोई निकलेगा तो उसको जो कांग्रेस की चापलूस परंपरा है दरबारी, वो उसको सर्वश्रेष्ठ ऊपर रखेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी को इससे कोई बहुत बड़ा कांग्रेस को फायदा हो गया। ठीक है संगीत रागी जी, मैं फिर आता हूं आपके पास। दीपक जी आपने बात रखी और थोड़ा मर्यादित शब्दों का ध्यान रखते हुए। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जाते हैं, कई बार आप भी किसानों की आत्महत्या की बात उठा चुके हैं, तो वहां पर भी किसानों से मुलाकात नहीं करते हैं। तो सोशल इशू था ना सर, मिलना चाहिए था, आपने हमदर्दी दिखानी चाहिए थी। राजस्थान में जाते हैं, वहां पर भी दलित परिवार से नहीं मिलते हैं। तो गलतियां तो हो रही हैं जो संगीत रागी कह रहे हैं। देखिए, मैं तो मुस्कुराता हूँ, मेरे को बदतमीज कहें, कुछ भी कहें। नहीं सर प्लीज, नहीं मेरे को आगे मत बढ़ाइए। नहीं, अभी ऑन एयर बोला था बदतमीज कहें। दीपक जी बात को आगे मत बढ़ाइए, अपनी बात रखिए सर। व्यक्तिगत कुछ नहीं सर, ये प्लेटफॉर्म किसी के लिए व्यक्तिगत लड़ाई का नहीं है। इन्होंने बोला बदतमीज कहीं का डिबेट करते। आपने भी सर यहाँ पर क्या बोला था? मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, आपने क्या बोला था थोड़ी देर पहले? दीपक जी आपने क्या बोला था थोड़ी देर पहले? अपनी बात रखिए सर, व्यक्तिगत कोई बात नहीं। राहुल गांधी को संगीत रागी जी वो बात खत्म हो चुकी है सर। संगीत रागी जी वो बात खत्म हो चुकी है सर। प्लीज दीपक जी अपनी बात रखिए। मैं सम्मान कहूंगा कि राहुल गांधी का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लें, एक अपना भी टेस्ट करा लेके आ जाए। मैं तो अब इन्हीं का बोलूंगा। मेरा जो सवाल था उसका जवाब दीजिए ना सर। देखिए, राहुल मेरा सवाल था उसका जवाब सवाल का, राहुल गांधी जी सड़क पे चल रहे हैं, सारे लोग उनके साथ सड़क पे चल रहे हैं भाई, पूरा देश जुड़ रहा है। जो वहां पे पीड़ित है, जो कहीं भी, अरे बोलने दो यार भाई, लेकिन मैं बीच में नहीं बोलता ना। आपके पास आऊंगा, इसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा। बात ये है, मेधा पाटेकर देशद्रोही, तो आपने जेल में क्यों नहीं डालते भाई? दीपक जी आपने बात रखी है ना सर। लोग सवाल उठाने वाले लोग हैं, सवाल उठाने वाले गैंग हैं, जो सवाल उठाते हैं, कुछ कार्यवाही करते नहीं है, ये बात करते हैं। मैं कहता हूँ 4 साल अग्निवीर की, आप उनको बताइए ना कि वो सियाचिन में ड्यूटी करने वाले सैनिक के बराबर सम्मान देगी क्या सरकार? उनको देगी? मेरा सवाल आपसे क्या था? मेरा सवाल आपसे क्या है, मैं उससे क्या बात करूंगा। मैंने ये पूछा। अच्छा एक बात बताइए, कोई पीड़ित होता है उसके घर जाते हैं या पीड़ित आपके घर आते हैं? क्या राहुल गांधी की कोई पीड़ित यात्रा है क्या कि हर के नहीं घर पे जाएंगे? नहीं, क्या राहुल बात गांधी कर रहे हैं सड़क पे चल रहे हैं। क्या कुतर राहुल गांधी कह रहे हैं जिसको मेरे से जुड़ना है, मैं सबकी समस्या का समाधान लेके आ रहा हूं। अच्छा आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में अगर कोई पीड़ित इंसान मिलेगा तो क्या आप उससे मिलकर उसको संवेदना के 2 शब्द नहीं कहेंगे? राहुल गांधी नहीं तो आप जाइए ना सर, मिलने का मतलब क्या होता है? राहुल गांधी जी ने कल मीडिया को भी संबोधित किया, पत्रकारों से भी कहा है कि आप इस देश की आवाज उठाइए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रमेश भाई, एक जरूरी बात। मनीष भाई, राहुल गांधी चल रहे हैं सड़क पर, उनकी यात्रा है, जिसको मिलना है मिले, जिसको मिलना है ना मिले। उनको बीच में कोई पीड़ित इंसान नहीं दिख रहा, उनको बीच में कोई समस्या नहीं दिख रही। वो तो पहले भी कह चुके हैं नफरत कहीं है नहीं, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक कह रहे हैं ये। राहुल गांधी कोई भारत जोड़ो यात्रा या लोगों से मिलने थोड़ी निकले हैं, ये तो रिलॉन्चिंग का कार्यक्रम है। 22 साल से हर चुनाव के पहले एक बार राहुल गांधी को रिलॉन्च किया जाता है, और उनको रिलॉन्च करने वाले कौन लोग हैं वो दिख रहा है। और देखिए, जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता सेना के जवानों के लिए शब्दों का प्रयोग करते हो, कभी कहते हो चीन पीट रहा है, उनके पार्टी के प्रवक्ता से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप उनसे किस जवाब की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, स्पष्ट है इस यात्रा का उद्देश्य है कि राहुल गांधी को स्थापित करना, और विपक्ष में जो झगड़ा है कि सबसे बड़ा विपक्ष में कौन सरकार की मंशा पे उसकी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। सरकार अपमान कर रही है सेना का। मनीष जी आप कहिए ना, 4 साल के बाद सड़क पे ला देंगे, बेरोजगार कर देंगे, तो सरकार इस तरह का अपमान कर रही है। तो भाजपा के लिए होना चाहिए, भाजपा को सोचना चाहिए और मोदी जी को सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नहीं पा रही है, जोड़े बदले जा रहे थे, वो यात्रा में उन्हें जब पूछा गया कि आप कपड़े बदल रहे 145 लोगों की जान के बाद, आपको उन लोगों की समझ। अरे हाजिक भाई, आप या तो तय कर लीजिए कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं उसी तरीके से एड्रेस करूं सर। आप एक बार राहुल गांधी के लिए नहीं कह पाए कि कैराना में हिंदू परिवारों से मिलना चाहिए था, क्योंकि आपको शायद अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं, आप तो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं सर।
वहां पर हिंदू परिवार पीड़ित है। आप जिसका हो गया हाजी भाई, एक मिनट दीपक जा मिल रहे हैं जो हिंदुस्तानी है वो सबसे मिलेंगे। ठीक है, एक मिनट रवनीश भाई रिलॉन्च हो जाए, ये लोग छीका टूटने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी मैं आता हूँ, यात्रा में कौन योगी जी की सरकार और केंद्र में मनीष जी मैं आ रहा हूँ सर, मनीष जी मैं आ रहा हूँ। हाजी भाई प्लीज मत बोलिए ना सर, सब लोग एक साथ मत बोलिए। रवनीश भाई सुनिए, रवनीश भाई जो आप अपनी बात रख रहे हैं, फिर तो ये उम्मीद बेमानी है ना, क्यों बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां नहीं गए, यहाँ नहीं गए, पॉलिटिकल यात्रा है, वो तय कर रहे हैं कि कहां जाना है, इतनी उम्मीद पॉलिटिकल कहाँ है जी? देखिए हम तो चाहते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि सही रूप में कांग्रेस को जोड़ लें, क्योंकि आप देखिए हम सब जानते हैं, या विपक्ष को जोड़ लें। आप देखिए कोई भी विपक्ष का कुनबा उनके साथ क्यों नहीं आ रहा है। आप बात करते हैं ना भारत जोड़ो की, तो सारे विपक्ष के साथी तो इनके साथ आ जानी चाहिए। अखिलेश यादव साथ नहीं आ रहे, ममता बनर्जी इनके साथ नहीं, नीतीश कुमार इनके साथ नहीं है, केसीआर इनके साथ नहीं आ रहा है। साउथ में हम सबने देखा, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम साथ में नहीं जाएंगे, फिर आप कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है, एक आखिरी बात, ठीक है रवनीश भाई, एक आखिरी विश्लेषण आपका अवधेश जी, कैसे? ठीक है सर इतना समय नहीं, एक आखिरी विश्लेषण 30 सेकंड में अवधेश जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुक जाइए हाजी भाई सर, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, या तो बोल दीजिए सर, मैं कांग्रेस के बिहाफ पर आपसे सवाल कर लेता हूं। अवधेश जी सिर्फ 10 सेकंड, सेना पर सवाल उठा के, कैराना में हिंदू परिवारों से ना मिलकर, हल्द्वानी पर अपनी सियासत साध कर क्या कांग्रेस 2024 जीत लेगी क्या? नहीं, जो लोग इस यात्रा का एजेंडा तय कर रहे हैं, मैं 100 बार बोल चुका हूं कि ये कांग्रेस का एजेंडा तय किया हुआ यात्रा नहीं है। तो जो लोग इस यात्रा के पीछे हैं, जो निर्धारित करते हैं विचार, ये उनके अनुसार बातें उनके कान में कहा जाता है कि भैया ये जगह है, बोलिए। तो 2024 की दृष्टि से जो आज का उनका है, ठीक है, वक्त इतना ही है, अवधेश जी माफी के साथ मैं रोकूंगा, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, वक्त यहाँ पर ब्रेक का।